Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So once again we are going to continue our third chapter of class 12 history book, that is Kinship, Caste and Class Early Societies. So this video is part 4th of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को जरूर देखा होगा. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे पार्ट्स को नहीं देखा है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो अगर आप लोगों ने किसी भी पार्ट को मिस किया है देन आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू हर एक पार्ट को देख सकते हो. सो एज आई सेड कि आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट. सो उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण सिस्टम के बारे में जाना था. उसके बाद टॉपिक नंबर 3 के पहले सब टॉपिक में दैट इज टॉपिक नंबर 3.1 उस टॉपिक में हम लोगों ने अलग अलग वर्ण में क्लासिफाई किए जाने वाले लोगों के राइट ऑक्यूपेशन के बारे में जाना था, यानी कि आइडियल वर्क के बारे में जाना था जो कि धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र में लिखा हुआ है. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक था उस सब टॉपिक में हम लोगों ने कुछ नन क्षत्रिय किंग्स के बारे में जाना था. वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर ब्राह्मणिकल टैक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के मेंबर्स के पास ही ये अधिकार था, ये राइट था कि वो रूलर बन सकते हैं, किंग बन सकते हैं. बट हमें अपने इंडियन हिस्ट्री में कई सारे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलते हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. जिन सारे एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे किंग्स रह चुके हैं, कई सारे ऐसे रूलर रह चुके हैं जो कि क्षत्रिय वंश से बिलोंग नहीं करते थे बट फिर भी वो किंग बनते हैं, वो रूलर बनते हैं. टॉपिक नंबर 3.2 में हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था, कई सारे ऐसे राजाओं के बारे में डिस्कस किया था जो कि नन क्षत्रिय किंग थे. ये जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.3, इस टॉपिक में अब हम लोग जाति के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ अब जाति क्या होता है. जिस तरीके से वर्ण सिस्टम में सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग सोशल क्लास या फिर सोशल कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सिमिलरली जातिज में भी स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटी में रहने वाले जो भी स्मॉलर कास्ट के लोग थे स्मॉलर कास्ट के लोगों को भी अलग अलग सोशल कैटेगरी या फिर सोशल क्लास में डिवाइड किया जाता था. उन्हीं सारे सोशल कैटेगरीज को जातिज कहा जाता है. एज वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट टॉपिक कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सोसाइटी में स्पेशली अर्ली सोसाइटी में हमें कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिल रहे थे. सबसे पहले तो लोगों को गोत्र के टर्म में डिवाइड करना, फिर वर्ण के टर्म में डिवाइड करना एंड नाउ अगेन हमें जाति के टर्म में भी डिवीजन देखने को मिलता है. बेसिकली हमारा जो अर्ली सोसाइटी था, जो समाज था, उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हमें देखने को मिलता है. हमारे अर्ली सोसाइटी में जो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज थे इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ साथ हमें अपने ब्राह्मणिकल टैक्स में या फिर जितने भी रिलीजियस टैक्स है उन सारे टैक्स में और एक टर्म देखने को मिलता है जिस टर्म में भी सोशल कैटेगरीज को रिफ्लेक्ट किया गया है, सोशल कैटेगरीज के बारे में बताया गया है एंड उस टर्म को बेसिकली जातिज कहा जाता है. सिमिलरली वर्ण की तरह भी जाति में भी क्या होता है कि लोगों को अलग अलग सोशल कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. बट वर्ण सिस्टम में हमने ये देखा था कि सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोगों को अलग अलग वर्ण में डिवाइड किया जाता है. बट जातिज में हमें यह देखने को मिलता है कि स्पेशली जो स्मॉलर कास्ट के लोग होते थे उन्हीं लोगों को अलग अलग जाति में क्लासिफाई किया जाता था. नाउ अब हम लोग जातिज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर हम लोग पहले फीचर की बात करें ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वर्ण सिस्टम में लोगों का जो वर्ण होता है वो उसके बर्थ से ही डिटरमाइन किया जाता है, सिमिलरली जाति में भी हमें वही देखने को मिलता है. जाति में भी लोगों का जो जाति होता है वो उसके बर्थ से ही डिटरमाइन किया जाता है, बर्थ के ऊपर ही बेस्ड होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति जिस भी जाति में जन्म लेगा वो उसी जाति का हो जाएगा, ये बर्थ से ही डिटरमाइन होता है. नाउ अगर हम लोग दूसरे फीचर की बात करें पहले फीचर में हमने वर्ण एंड जाति में कॉमननेस देखा था, एक सिमिलैरिटी देखा. बट दूसरे फीचर में हमें वर्ण एंड जाति में एक डिफरेंस देखने को मिलता है. जिस तरीके से वर्ण सिस्टम में जो 4 वर्ण होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 ही वर्ण होते हैं. बट अगर हम लोग जाति की बात करें जाति में कितना ज्यादा नंबर होगा इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जाति कितने भी नंबर का हो सकता है. बट वर्ण सिर्फ और सिर्फ 4 ही हो सकते हैं. इवन आज के टाइम पीरियड में भी इंडिया में लगभग आपको 3000 से भी ज्यादा जातिज के लोग मिल जाएंगे. यहाँ पे हमें वर्ण एंड जाति के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है. वर्ण सिर्फ और सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, 4 नंबर में ही फिक्स है, वेयरएज जाति में कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जाति कितने भी नंबर्स में हो सकता है. एंड नाउ अगर हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें
सो आखिर ब्राह्मण्स किस तरीके से स्मॉलर कास्ट के लोगों को अलग अलग जाति में कैटेगराइज करते थे या फिर क्लासिफाई करते थे। सो जब भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज हमारे इंडियन सोसाइटी में रहने वाले किसी भी न्यू ग्रुप्स के साथ इनकाउंटर होते थे, यानी कि किसी भी न्यू ग्रुप के साथ मिलते थे जो कि उनके फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम में फिट नहीं होते थे, सो ऐसे लोगों को ही, ऐसे न्यू ग्रुप को ही वो एक पर्टिकुलर जाति में क्लासिफाई कर देते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं, जिन लोगों को निषाद कहा जाता है, सो निषाद जो है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है। सो जब भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ऐसे ही न्यू ग्रुप के साथ मिलते थे, इनकाउंटर होते थे, सो इन सारे लोगों को वो एक पर्टिकुलर जाति में क्लासिफाई कर देते थे। सो फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, सो उन लोगों का एक पर्टिकुलर जाति रख दिया गया। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले, सो अगर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज किसी भी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी को एक नाम असाइन करना चाहते थे, एक पर्टिकुलर नाम देना चाहते थे, देन उन लोगों को भी एक पर्टिकुलर जाति में ही क्लासिफाई कर देते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार। सो गोल्डस्मिथ को सुवर्णकरा भी कहा जाता है। सो गोल्डस्मिथ यानी कि जितने भी सुनार होते हैं, सो उनका जो एक मेन ऑक्यूपेशन रहता है वो बेसिकली गोल्ड से रिलेटेड काम करना ही रहता है। सो ऐसे कोई भी जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी थे जिनका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन होता था, मेन ऑक्यूपेशन होता था, जैसे कि सुनार या फिर लोहार, सो ऐसे लोगों को भी वो एक पर्टिकुलर जाति में ही कंसिडर कर देते थे, क्लासिफाई कर देते थे। सो इस तरीके से ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज जो भी स्मॉलर कास्ट के लोग होते थे, सो उन लोगों को अलग अलग जाति में क्लासिफाई करते थे, कंसिडर करते थे। सो बेसिकली जितने भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज थे, जब भी वो किसी भी न्यू ग्रुप के साथ इनकाउंटर करते थे, मिलते थे, देन उन्हीं सारे न्यू ग्रुप के लोगों को वो एक पर्टिकुलर जाति में क्लासिफाई कर देते थे, क्योंकि ये सारे जो न्यू ग्रुप थे वो उनके फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम में इजिली फिट नहीं होते थे। यानी कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जिनको निषाद कहा जाता है, सो निषाद को आप किस वर्ण में क्लासिफाई करेंगे? सो जब भी ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि ऐसे लोगों को कौन से वर्ण में क्लासिफाई करना है, देन बेसिकली ऐसे लोगों को वो एक पर्टिकुलर जाति में क्लासिफाई कर देते थे। सो आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट या फिर फीचर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अगर हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, सो जब भी अलग अलग जाति के जो लोग होते थे, अगर उनका कॉमन ऑक्यूपेशन होता था या फिर कॉमन प्रोफेशन होता था, देन वो लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाते थे, जिसको श्रेणीज या फिर गिल्ड कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि दो जाति के लोग हैं, सो इन लोगों का जो काम है वो कहीं ना कहीं कॉमन है, वो लोग एक कॉमन ऑक्यूपेशन या फिर कॉमन प्रोफेशन को कैरी करते हैं, देन वो लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाते थे, जिसको श्रेणीज या फिर गिल्ड्स कहा जाता है। ना नेक्स्ट हमें एविडेंस के में बता रखा है, यानी कि ये जो श्रेणीज या फिर जो गिल्ड्स थे, इसका हमें एविडेंस भी देखने को मिलता है। सो हिस्टोरियंस को कभी कभार हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कई सारे ऐसे अर्लीस्ट टैक्स मिलते हैं, जिन सारे डॉक्यूमेंट्स में, जिन सारे टैक्स में इन सारे ग्रुप्स यानी कि श्रेणीज या फिर गिल्ड्स के हिस्ट्रीज का रिकॉर्ड मिलता है। एंड इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स से हमें इन सारे ग्रुप्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि 5th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था। एंड ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट को मंदसौर में मिलता है, जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। सो इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में एक ऐसे ही गिल्ड, एक ऐसे ही ग्रुप के हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखा गया है। सो इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में हमें सिल्क वीवर्स के एक गिल्ड के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। यानी कि ये जो गिल्ड था, ये जो ग्रुप था, एंड इस ग्रुप में रहने वाले जितने भी मेंबर्स थे या फिर जितने भी जाति के लोग थे, उनका जो काम था, उनका जो ऑक्यूपेशन या फिर उनका जो प्रोफेशन था, वो कॉमन था। एंड वो था कि इस गिल्ड में सारे ही लोग सिल्क वीविंग का ही काम करते थे, यानी कि सिल्क का इस्तेमाल करते थे वीविंग के लिए, यानी कि कपड़ों की बुनाई के लिए। सो इस गिल्ड में रहने वाले जितने भी मेंबर्स थे, इन्हीं की हिस्ट्री के बारे में हमें इस इंस्क्रिप्शन में बता रखा है। सो इस स्टोन इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें यह पता लगता है कि इस गिल्ड में रहने वाले जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी जाति के लोग थे, वो लोग ओरिजिनली लता में रहते थे, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है। बट फिर बाद में वो लोग उस जगह से माइग्रेट करते हैं टू मंदसौर, जो कि पहले के टाइम पीरियड में दशापुरा नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में हमें यह भी बता रखा है कि क्या वो रीजन था जिसकी वजह से ये जो गिल्ड के मेंबर्स थे, ये लोग गुजरात से मध्य प्रदेश में माइग्रेट करते हैं। साथ ही साथ इनका जो जर्नी था, सो उस जर्नी को भी डिस्क्राइब किया गया है इस स्टोन इंस्क्रिप्शन में। सो इस स्टोन इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता लगता है कि ये जो गिल्ड के मेंबर्स थे, ये एक डिफिकल्ट जर्नी को कैरी आउट करते हैं, एक बहुत ही डिफिकल्ट सफर को कैरी आउट करते हैं विद देयर चिल्ड्रन एंड किनफॉक, यानी कि अपने बच्चों के साथ और अपने फैमिली ग्रुप्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड आखिर ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्यों माइग्रेट करते हैं? सो इसका रीजन ये था कि इस गिल्ड के जितने भी मेंबर्स थे, सो उन्होंने कहीं पे ये सुना था कि मध्य प्रदेश या फिर
मंदसौर के एक लोकल राजा थे जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट थे। सो उस लोकल राजा के ग्रेटनेस के बारे में इन्होंने सुना था। सो इसीलिए ये लोग उनके ही किंगडम में सेटल होना चाहते थे। सो इसी वजह से वो लोग गुजरात से मध्य प्रदेश में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें इस राजा के किंगडम में बसना था, सेटल होना था। सो ये सारे जितने भी पुराने इंस्क्रिप्शन है या फिर जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी टेक्स्ट है, सो उन सारी चीज़ों से हमें उस टाइम पीरियड के कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है। साथ ही साथ ऐसे जो गिल्ड्स होते थे, ऐसे जो ग्रुप्स होते थे, सो उनके नेचर के बारे में भी हमें पता चलता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3.3 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जातीज के बारे में पढ़ा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 3.4 बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन। सो इस टॉपिक में हम लोग ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन लोगों को फोर वर्नास में कैटेगराइज नहीं किया जाता था। सो जैसे कि हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें कई सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो एक ऐसा लैंड है जहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता था कि ब्राह्मण्स के द्वारा जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया था अलग अलग सोशल कैटेगरीज के लिए, सो हर एक सोशल कैटेगरी के जो लोग होते थे वे लोग इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते थे। सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसे कई सारे लोग होते थे, पॉपुलेशन होते थे जो कि ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते थे, यानी कि सोसाइटी में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते थे जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं था, यानी कि जो कि ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग नहीं था या फिर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। सो जब हिस्टोरियंस ऐसे पॉपुलेशन, ऐसे लोगों के हिस्ट्रीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज को प्रैक्टिस नहीं करते थे, ब्राह्मणिकल आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे, सो जब हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की, देन उन्हें ये पता लगा कि इवन संस्कृत टेक्स्ट में इन सारे लोगों के बारे में भी बता रखा है। एंड संस्कृत टेक्स्ट में बेसिकली इन सारे लोगों को ऑड डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि ऑड कंसिडर किया गया है, अनसिविलाइज यानी कि असभ्य कंसिडर किया गया है, साथ ही साथ एनिमल लाइक यानी कि जानवर की तरह डिस्क्राइब किया गया है। सो नाउ अगर हम लोग ऐसे कुछ लोगों की एग्जांपल्स को देखें जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं थे, संस्कृत टेक्स्ट में जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया था, सो उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। सो अगर हम लोग पहला एग्जांपल देखें, सो पहला एग्जांपल है फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए हंटिंग एंड गैदरिंग यही दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होता है, मेन एक्टिविटीज होता है, जिसके थ्रू वो लोग अपने लाइवलीहुड को ऑब्टेन करते हैं, अपने सब्सिस्टेंस यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड होते हैं। सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स कैटेगरीज में जितने भी लोग आते हैं, जंगलों में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, सो उन लोगों को बेसिकली संस्कृत टेक्स्ट में अनसिविलाइज्ड या फिर एनिमल लाइक कंसिडर किया गया है, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे। एंड नाउ अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखें, सो ऐसे लोग जो कि निषाद कैटेगरीज में आते थे, सो ऐसे लोगों को भी अनसिविलाइज या फिर ऑड डिस्क्राइब किया जाता था संस्कृत टेक्स्ट में। एंड इसका अगर हम लोग बेस्ट एग्जांपल देखें, सो वो है एकलव्य। सो एकलव्य के बारे में आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा। सो एकलव्य ने अपना जो गुरु था जिनका नाम था द्रोणा, सो उनको अपना एक उंगली काट के दे दिया था। सो एकलव्य भी ऐसे ही निषाद कैटेगरी से ही बिलोंग करते थे। सो ऐसे लोगों को भी अनसिविलाइज्ड या फिर ऑड कंसिडर किया जाता था संस्कृत टेक्स्ट में। नाउ अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल देखें, सो ऐसे लोग जो कि नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते थे। सो नोमैडिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं। सो जो बंजारे लोग होते हैं उन्हीं को नोमैडिक कहा जाता है। एंड पैस्टोरलिस्ट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि अपने पशुओं को पालते हैं। सो ऐसे लोग जो कि नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते थे, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने पशुओं के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते थे। सो ऐसे लोगों को भी अनसिविलाइज कंसिडर किया गया है। ऐसे लोगों को वर्ण सिस्टम के पार्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये लोग बेसिकली सेटल एग्रीकल्चरिस्ट को फॉलो नहीं करते थे, उसको एकोमोडेट नहीं करते थे, यानी कि एक जगह पे सेटल नहीं होते थे एंड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते थे। एंड नाउ अगर हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखें, सो ऐसे लोग जो कि नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को बोलते थे, यानी कि जो कि संस्कृत लैंग्वेज को नहीं बोलते थे, सो ऐसे लोगों को भी अनसिविलाइज कंसिडर किया जाता था बाय द ब्राह्मण्स। एंड इवन ब्राह्मण्स के द्वारा इन लोगों को मिलिचास भी कंसिडर किया जाता था, जिसका मतलब होता है आउटसाइडर या फिर बारबेरियन। सो इन लोगों को भी बहुत ही नीचे कैटेगरी का माना जाता था। सो बेसिकली यही सारे वो लोग होते थे जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं थे, जो कि संस्कृत टेक्स्ट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे। सो इन्हीं सारे लोगों के बारे में हमें अपने बुक में बता रखा है, इस टॉपिक में बता रखा है। बट साथ ही साथ हमें यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिलता है कि ये सारे जितने भी ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, सो इन लोगों के बीच में आइडियाज एंड बिलीव्स का शेयरिंग होता था, यानी कि ये लोग आपस में अपने आइडियाज को शेयर करते थे, अपने बिलीफ को शेयर करते थे। साथ ही साथ
साथ इसका एविडेंस हमें महाभारत के बहुत सारी स्टोरी में भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगेन अगर हम लोग एकलव्य के एग्जाम्पल को लेते हैं, सो महाभारत में हमें एकलव्य के बारे में बता रखा है, जो कि निषाद कैटेगरी से बिलोंग करते थे, बट फिर भी हमें एकलव्य के बारे में पता लगता है, एकलव्य के आइडियाज के बारे में पता लगता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3.4 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में जाना जो कि ब्राह्मणिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, जिन लोगों को अनसिविलाइज कंसिडर किया जाता था इन द संस्कृत टेक्स्ट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 3.5 बियॉन्ड द फोर वर्णास सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। सो इस टॉपिक में भी हम लोग कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन लोगों को फोर वर्णास में कंसिडर नहीं किया जाता था। सो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग अनटचेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अनटचेबल्स किन लोगों को कहा जाता है? सो अनटचेबल्स को हमारी सोसाइटी में सबसे लोएस्ट क्लास का माना जाता है, सबसे लोएस्ट रैंक का माना जाता है। इनफैक्ट 4 वर्ण में से जो सबसे बॉटम या फिर जो सबसे लोएस्ट वर्ण था, दैट इज शूद्र। सो शूद्र से भी लोएस्ट कैटेगरी का, लोएस्ट रैंक का माना जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस के टॉपिक में डिस्कस किया कि ब्राह्मण्स ने सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोगों को अलग अलग सोशल कैटेगरी या फिर अलग अलग सोशल क्लास में डिवाइड कर दिया, यानी कि लोगों को अलग अलग वर्ण में, अलग अलग जाति में क्लासिफाई कर दिया। बट हमारी अर्ली सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन सारे लोगों को ब्राह्मण्स ने ये जो सिस्टम था, ये जो पूरा वर्ण सिस्टम था, इस सिस्टम के आउटसाइड यानी कि इस सिस्टम के बाहर ही कंसिडर कर दिया एंड उन सारे लोगों को बेसिकली अनटचेबल्स कंसिडर किया गया। एंड इसकी वजह से हमें सोसाइटी में एक बहुत ही शार्पर सोशल डिवीजन देखने को मिलता है कि ब्राह्मण्स ने बेसिकली कुछ ऐसे लोग थे जिन सारे लोगों को अनटचेबल्स कंसिडर कर दिया, उन लोगों को अनटचेबल्स के सोशल कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। इस टॉपिक में हम लोग अनटचेबल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अनटचेबल्स ये जो प्रैक्टिस है, ये जो सोशल कैटेगरी है, इसका इमर्जेंस किस तरीके से होता है, ब्राह्मण्स ने क्यों इन सारे लोगों को अनटचेबल्स के सोशल कैटेगरी में क्लासिफाई किया, इन लोगों को अनटचेबल्स क्यों कहा जाता है ना। नेक्स्ट हमें नोशन फॉर क्लासिफिकेशन के बारे में बता रखा है, यानी कि ब्राह्मण्स आखिर किस नोशन पे यानी कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें हमें 2 तरीके के एक्टिविटीज के बारे में बता रखा है। ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे एक्टिविटीज है, स्पेशली ऐसे एक्टिविटीज जो कि रिचुअल से कनेक्टेड है, यानी कि जिन सारे एक्टिविटीज में रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, रीति रिवाजों को परफॉर्म किया जाता है। उन सारे एक्टिविटीज को ब्राह्मण्स ने प्योर कंसिडर किया है, यानी कि ये सारी जो एक्टिविटीज है ये बहुत ज्यादा पवित्र है, ये सारी जो एक्टिविटीज है ये बहुत ज्यादा धार्मिक है। ऐसे लोग जो कि इन सारे प्योर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ऐसे लोग भी अपने आप को प्योर कंसिडर करते हैं। ऐसे लोग जो कि अपने आप को प्योर कंसिडर करते हैं, ऐसे लोग जो कि इन सारे प्योर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को अनटचेबल्स के द्वारा अगर कोई भी फूड वगैरह दिया जाता है, उन लोगों को उन सारे फूड को अवॉइड करना है, उन सारे लोगों के हाथों से कोई भी फूड या फिर कोई भी सामान को नहीं लेना है। ब्राह्मण्स के द्वारा ये कहा गया कि ऐसे लोग जो कि अपने आप को प्योर कंसिडर करते हैं, जो कि प्योर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को अनटचेबल्स के हाथों से कोई भी फूड वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि ब्राह्मण्स के द्वारा अनटचेबल्स को इम्प्योर कंसिडर किया जाता था। अगर कोई भी प्योर व्यक्ति अनटचेबल्स के हाथों से कोई भी सामान को लेता है, देन वो भी इम्प्योर बन जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण्स के द्वारा ये कहा गया ना। नेक्स्ट ब्राह्मण्स के द्वारा सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज के बारे में भी बताया गया है। हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज है जिन सारे एक्टिविटीज को पल्यूटिंग कंसिडर किया गया है बाय द ब्राह्मण्स, यानी कि ये सारे जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा अपवित्र है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैंडलिंग कॉर्प्स एंड डेड एनिमल्स, यानी कि डेड बॉडी को हैंडल करना, डेड एनिमल्स को हैंडल करना, डेड बॉडी या फिर डेड एनिमल को डिस्पोज करना। ये सारे जो काम है, इन सारे काम को पल्यूटिंग काम कहा गया है, बहुत ज्यादा इम्प्योर या फिर अपवित्र काम कहा गया है। ऐसे लोग जो कि इन सारे कामों को परफॉर्म करते हैं, इन सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं, ऐसे लोगों को ब्राह्मण्स के द्वारा चंडलास कहा गया है। एंड इन लोगों को ये जो हमारी सोसाइटी में जो भी एक हायरार्की था, ये जो रैंकिंग का सिस्टम था, इसमें सबसे बॉटम का पोजीशन दिया गया, सबसे नीचे सबसे लोएस्ट पोजीशन दिया गया। बेसिकली अनटचेबल्स को ही चंडलास भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली यही लोग जो होते हैं वो लोग कॉर्प्स को हैंडल करते हैं, डेड बॉडी को हैंडल करते हैं, डेड एनिमल्स को डिस्पोज करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण्स ने ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कि सोशल ऑर्डर के टॉप पोजीशन में है, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को प्योर कंसिडर करते हैं, प्योर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति इन सारे अनटचेबल्स को या फिर चंडलास को टच करते हैं या फिर उन्हें देख भी लेते हैं, देन वो खुद पल्यूट हो जाएंगे, वो खुद अपवित्र हो जाएंगे। इसीलिए ब्राह्मण्स के द्वारा ये कंसिडर किया गया, ये बोला गया कि प्योर व्यक्ति को अनटचेबल्स को टच नहीं करना है। इसी चीज से अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका इमर्जेंस होता है।
सो बेसिकली ब्राह्मण्स के द्वारा कुछ एक्टिविटीज को पल्यूटिंग एक्टिविटीज कहा गया है, एंड ऐसे लोग जो कि इन सारी पल्यूटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, सो उन्हीं लोगों को अनटचेबल्स या फिर चंडलास कहा गया है। एंड ऐसे प्योर व्यक्ति जो कि इन सारे लोगों को टच करता है या फिर इन सारे लोगों को देख भी लेता है, देन वो खुद इम्प्योर बन जाएगा। सो इसी चीज से अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है उसका इमर्जेंस होता है ना। नेक्स्ट हमें चंडलास के बारे में बता रखा है। सो इवन जो मनुस्मृति है, जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट है, सो उसमें चंडलास के लिए कुछ ड्यूटीज के बारे में भी बता रखा है। सो जैसे कि मनुस्मृति में हर एक सोशल कैटेगरीज के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है जो कि उन सारे लोगों को सोसाइटी में परफॉर्म करना होता है। सो सिमिलरली इसी तरीके से जितने भी अनटचेबल्स थे या फिर जो चंडलास थे, सो उनके लिए भी मनुस्मृति में कुछ ड्यूटीज लिखा गया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा गया है। सो अगर हम लोग पहले ड्यूटी या फिर पहले रूल की बात करें, सो ब्राह्मण्स ने मनुस्मृति में ये लिखा था कि चंडलास या फिर जितने भी अनटचेबल्स है वे लोग अपने विलेज से बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ चंडलास को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना है जो कि दूसरे लोगों के द्वारा यूज किया गया था, दूसरे लोगों के द्वारा डिस्कार्ड किया गया है, यानी कि फेंका गया है। साथ ही साथ चंडलास सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी के ही क्लोथ्स को पहन सकता है, वो न्यू क्लोथ्स को नहीं पहन सकता है। एंड साथ ही साथ अगर चंडलास को कोई भी ऑर्नामेंट पहनना है, कोई भी ज्वेलरी पहनना है, देन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आयरन यानी कि लोहे के ही ऑर्नामेंट्स को पहन सकते हैं। कोई भी प्रेशियस स्टोन के या फिर मेटल्स के ऑर्नामेंट्स वो लोग नहीं पहन सकते हैं ना। अगर हम लोग नेक्स्ट ड्यूटी या फिर नेक्स्ट रूल की बात करें, सो मनुस्मृति में ये भी लिखा गया था कि चंडलास को रात के टाइम में अपने विलेजेस में या फिर सिटीज में वर्क नहीं करना है ना। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करें, सो थर्ड पॉइंट में हमें चंडलास की ड्यूटी के बारे में बता रखा है। सो पहले जो दो हमने पॉइंट डिस्कस किए, सो उसमें ड्यूटी कम और रेस्ट्रिक्शन ज्यादा बता रखा है, बट थर्ड पॉइंट में हमें ड्यूटी के बारे में बता रखा है कि चंडलास को कौन सी ड्यूटी को या फिर कौन से वर्क को परफॉर्म करना था। सो बेसिकली डेड बॉडी को डिस्पोज करने का जो काम होता है, एंड ऐसे डेड बॉडी जिनका कोई भी रिलेटिव्स नहीं होता है, कोई भी रिश्तेदार नहीं होता है, सो ये सब जो काम है डेड बॉडी को डिस्पोज करने का जो काम है, ये बेसिकली चंडलास को दिया गया। साथ ही साथ चंडलास को एग्जीक्यूशनर की तरह भी सर्व करना है। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, यानी कि जब भी किसी भी व्यक्ति को फांसी का सजा सुनाया जाता है, देन वो व्यक्ति जो कि उसको फांसी देता है उसी को जल्लाद या फिर एक्सीक्यूशनर कहा जाता है। सो चंडलास का ही ये ड्यूटी था या फिर चंडलास को ही ये टास्क दिया गया था कि आपको एक्सीक्यूशनर का भी काम करना है। तो ये जो पहला ड्यूटीज या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है। बट मनुस्मृति के अलावा भी, संस्कृत टेक्स्ट के अलावा भी हमें फॉरेनर अकाउंट से भी ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जिसके थ्रू हमारे इंडियन सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, जो चंडलास को प्रैक्टिस किया जाता था, उसका एविडेंस मिलता है। सो बेसिकली एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था फा हियान, जो कि 5th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। सो उनके अकाउंट से हमें ये पता लगता है, उन्होंने अपने अकाउंट में ये लिखा था कि इंडिया में जितने भी अनटचेबल्स थे, सो अगर उन्हें सिटी में मूव करना होता था, स्ट्रीट में मूव करना होता था, गलियों में मूव करना होता था या फिर चलना होता था, देन जब भी वो लोग स्ट्रीट में मूव करते थे, स्ट्रीट में जाते थे, देन वो बेसिकली अपने हाथों से क्लैप करके जाते थे, ताली बजा के जाते थे, ताकि उसके आसपास में रहने वाले जितने भी प्योर लोग हैं, सो उनके क्लैप की आवाज सुन के वो लोग साइड हो जाए, क्योंकि अनटचेबल्स को देखना भी इम्प्योर माना जाता था। अनटचेबल्स को देखने से भी आप इम्प्योर हो जाएंगे। सो इसीलिए जितने भी अनटचेबल्स होते थे, जब भी वो लोग स्ट्रीट में मूव करते थे, देन वो ताली बजा के ही मूव करते थे। सो ये चीज हमें चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फा हियान के अकाउंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा और एक चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था ज़ुआंगज़ैंग, जो कि 7th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विजिट किए थे। सो इनके अकाउंट से भी हमें चंडलास के बारे में पता चलता है, अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। सो इनके अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि जितने भी एग्जीक्यूशनर्स या फिर जो स्कैवेंजर्स थे, सो एग्जीक्यूशनर्स या फिर स्कैवेंजर्स बेसिकली चंडलास को ही कहा गया है। सो इन लोगों को इवन फोर्स किया जाता था कि आप सिटी के अंदर में नहीं रह सकते हो, आपको सिटी के बाहर रहना पड़ेगा, ऐसे प्लेस में रहना पड़ेगा जहाँ पे लोग आपको देख नहीं सकते हैं। सो ये सारे जो एविडेंस है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, हमें फॉरेन अकाउंट से पता लगता है। सो मनुस्मृति के अलावा हमें फॉरेनर अकाउंट से भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के बारे में एविडेंस मिलता है। सो इन सारे फॉरेनर अकाउंट से ये क्लियर हो जाता है कि सच में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था।
सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 3.4 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने अनटचेबल्स के बारे में और चंडलास के बारे में जाना। सो फाइनली हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है, सो हमने टॉपिक नंबर 3 के सारे ही सब टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। सो टॉपिक नंबर 3 में हमारे अर्ली सोसाइटी में जितने भी डिफरेंसेस होते थे, सो उन्हीं सारे डिफरेंसेस के बारे में, उन्हीं सारे भेदभाव के बारे में बता रखा है। सो सबसे पहले हमने वर्ण सिस्टम के बारे में जाना, लोगों को किस तरीके से अलग अलग वर्ण में डिवाइड किया जाता था इसके बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाति के बारे में जाना एंड उसके बाद हम लोगों ने अनटचेबल्स के बारे में जाना। सो इन्हीं सारे कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया जाता था एंड इसी चीज से हमें अपने सोसाइटी में इतना ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो उस टाइम पीरियड में जो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट किया गया था, सो उसका प्रभाव हमें आज के टाइम पीरियड के सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। सो विद दिस फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।